दिस इज़ अदिति। वेलकम टू आई एस पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 इकोनॉमी क्लास 11। चैप्टर 3 क्या है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा। आजकल ये टॉपिक कहीं ना कहीं चर्चा में है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं प्राइवेटाइजेशन इस टाइम काफ़ी चर्चा में है। इससे संबंधित वीडियो भी आई है हमारे चैनल पे, क्योंकि लोगों को इसके बारे में ज्ञान ही नहीं है पूरी तरीके से। जब लोगों को ज्ञान ही नहीं होगा तो वो गलत ही सोचेंगे। तो आप पहले किसी भी वस्तु के बारे में पूरी तरीके से जान लें, फिर उस पर अपनी बुरी या फिर अच्छी प्रतिक्रिया दें। इसीलिए ज़रूरी होता है कि हम हर चीज़ के बारे में अच्छे से जानें। निजीकरण कहीं ना कहीं बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है, हमें सही ही है, बस हमें लगता है कि वो बुरा है क्योंकि इससे ये नहीं होगा वो नहीं होगा, पर उसके बारे में पूरी जानकारी जो वीडियो चैनल पे आई है आप उससे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? जो भी नई सुधार नीतियाँ आई 1991 में उनके बारे में जानेंगे। वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या है तथा विभिन्न क्षेत्रों में जो सुधार हुए हैं उनके प्रभाव क्या हैं वो देखेंगे। 1991 बाहरी ऋण संबंधी संकट आ गया था। मतलब 1991 में हमारे ऊपर बाहरी ऋण संबंधी काफ़ी ज़्यादा संकट था। ये क्यों था? क्योंकि जो हमारा जो विकास था वो गतिहीन था। ऊपर से हम ना एक सीमित देश तक ही अपने जो भी निर्यात आदि के संबंध थे उन्हें स्थापित किए हुए थे। एक सीमित ही देश थे, कुछ 4-5 देश थे, उन्हीं के साथ हमारे संबंध थे तथा अन्य देशों से नहीं थे, जिससे हम निर्यात ज़्यादा नहीं कर पाते थे और आयात भी ज़्यादा नहीं कर पाते थे तथा हमारे ऊपर ऋण आदि का संकट आ गया था। सरकार विदेश में उधार लेने पर पुनर्भुगतान करने में हम लोग सक्षम नहीं थे। विदेशी मुद्रा भंडार थी एक स्तर पर गिरा दिया गया था, जो कि 15 दिन तक पर्याप्त नहीं था। अनिवार्य वस्तुएं जो थीं वो महंगी हो रही थी। इसका मतलब है कि महंगाई भी अत्यधिक बढ़ रही थी, जिससे जन सामान्य को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जो हमारा व्यय था, यानी कि जो खर्च है, वो कहीं ना कहीं हमारी आय से ज़्यादा था। जैसे कि आपने देखा, व्यय हमारी आय से अत्यधिक था। क्यों? क्योंकि हमारा खर्च ज़्यादा थे परंतु जो कमाई थी वो अत्यधिक कम थी, जिससे हमारा घाटा हो रहा था। इसके प्रभाव क्या थे कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें गिरावट का प्रभाव देखने को मिला। भारत ने IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट या फिर वर्ल्ड बैंक भी उसे आप कह सकते हैं, उससे $7 अरब का ऋण लिया, जिससे उन्हें कई शर्तें उन्होंने लगाईं। जैसे कोई भी ऋण देता है तो अपनी शर्तें लगाता है कि आप इसे इतने समय तक चुका देंगे तथा आप तब तक देश से बाहर या राज्य से बाहर नहीं जाएंगे, कोई घपला नहीं करेंगे। जैसा आपने सुना होगा एक जोक में कि किसी ने प्लास्टिक सर्जरी के लिए ऋण लिया और करवा ली, अब आप उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे हैं। तो इसी तरह ऋण के लिए कई सारे शर्तें भी थी। उसमें कई शर्तें थी कि हम अपनी सीमाओं और प्रतिबंधों को हटाएंगे, मतलब सीमित जो कई देश हमने चुने थे उन्हीं से आयात निर्यात का जो संबंध स्थापित था उसमें और विस्तार करेंगे तथा अन्य देशों के साथ भी हम आयात निर्यात आदि के कार्य शुरू करेंगे। भारत ने NP यानी नई नीति की भी घोषणा की थी, जैसे प्रतियोगी वातावरण बनाना, स्थिरीकरण बनाना, महंगाई नियंत्रण में रखना। संरचनात्मक सुधार नीति में क्या थी? LPG नीति। LPG नीति को 3 अंतर्गत चीज़ों में बांटा जाता है। जैसे है ये को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला, पोस्ट इंडिपेंडेंस 1960 to 1990 एंड 1992 ऑनवर्ड्स। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, LPG 3 भागों में बांटा गया। पहला पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी से पहले, फिर 1960 to 80 और तीसरा था 1990 से अभी तक। ठीक है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो था उसके अंतर्गत क्या था? अडॉप्ट सोशलिज्म, हमने सामाजिक जो क्षेत्र थे उन्हें अपनाए। गवर्नमेंट सेक्टर की शुरुआत हुई। एक्सपोर्ट यानी निर्यात को इंक्रीज़ किया गया। एग्रीकल्चर और बिजनेस को रिकॉग्नाइज़ किया गया। 1960 to 1980 में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति आई थी, जैसा कि आप सब जानते हैं। तथा 1990 में इकोनॉमिक फॉर्म्स बाय PV नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा कई सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी बदलाव किए गए थे आर्थिक तौर पे।
उदारीकरण प्रतिबंधों को समाप्त किया गया। उदारीकरण के अंतर्गत लाइसेंस पद्धति जो थी उन्हें समाप्त किया गया। पहले क्या थी, हर बिज़नेस के लिए लाइसेंस पद्धति थी, जैसे कि कोई भी बिज़नेस हो सब में आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, परंतु ये अब बिल्कुल सीमित हो गई थी। जैसे अल्कोहल और पटाखे इत्यादि के जो लोग बिज़नेस करते हैं केवल वही लोग इसमें लाइसेंस लेंगे और सभी लोगों के लिए लाइसेंस ख़त्म था। तथा निजी क्षेत्र में बैंकों की स्थापना की जाने लगी थी। केवल 1-2 बैंक नहीं, जैसे ICICI ये सब बैंकों की स्थापना हो गई थी। निजीकरण के तहत नवरत्न की स्थापना भी हुई। जो 7 महारत्न थे पहले, फिर नवरत्न, फिर मेरी रत्न। तो 7 महारत्न कौन कौन से थे? पहला, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंपनी पहला, और दूसरा था कोल इंडिया लिमिटेड, तीसरा गेल इंडिया लिमिटेड और चौथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, और पांचवा क्या था? NTPC लिमिटेड, छठवां तेल एंड प्राकृतिक गैस लिमिटेड, सातवां स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का एकीकरण हुआ। एकीकरण जिससे हमें नेटवर्क बनाने में काफ़ी सहायता प्रदान हुई। हम और कंपनियों से नेटवर्क बना पाए थे। ऑटो सोइंग कंपनी बाहरी स्रोत से सेवाएं लेती है। देश का विस्तार बढ़ने लगा था, जिसका रिजल्ट ये था कि कम वेतन दर और कुशल श्रम शक्ति के कारण भारत वैश्विक आउटसोर्सिंग गंतव्य बन चुका है। आज भी हमारा भारत वैश्विक आउटसोर्सिंग गंतव्य है। तो आपकी ये वीडियो आज यहीं पे समाप्त होती है। कल हम फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आप अपना ख्याल रखें और ऐसे ही पढ़ते रहें। धन्यवाद।